आज हम लोग 12th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रे ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैं आपके सामने एक डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोग चाहे आपके किसी भी एग्ज़ाम में आगे सब्जेक्टिव प्री बोर्ड है, आगे अभी हाफ ईयरली है, उसके बाद आपका बोर्ड की एग्ज़ाम होगा, उस सभी एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। रे ऑप्टिक्स दो पार्ट में बटा हुआ है, इनिशियली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड आफ्टर दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये कंटेंट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ऐसा आपको मिला होगा जब पढ़ेंगे तो कि जब भी दो मीडियम, एक सरफेस है जो एक सरफेस दो मीडियम को अलग करता हो, इसके एक साइड अलग मीडियम है, दूसरे साइड अलग मीडियम है। मीडियम कहने का मतलब कि एक तरफ ऑप्टिकली रेयर है और एक तरफ ऑप्टिकली डेंसर है। मीन्स मान लो कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ऐसे सोचना कि मान लो इधर एयर है, इधर वाटर है, एक तरफ वाटर है तो एक तरफ ग्लास है। तो जब भी कोई लाइट रे एक इस सरफेस पर आकर पड़ी, जिस सरफेस को बोलते हैं इंटरफेस सरफेस, जो सरफेस दो मीडियम को अलग करता हो, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस सरफेस। इस इंटरफेस सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो रेयरर से डेंसर में जाने के बाद टूवर्ड्स नॉर्मल चली जाती है। यही रे यदि डेंसर से रेयर में जाती तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। ये रे ऑफ लाइट का बेंडिंग का कॉन्सेप्ट है। अब ये रेयरर और डेंसर को बताने के लिए एक यहां पर लेटर यूज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। दो मीडियम है, दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिया हुआ है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। इसका मतलब है कि जिसका ज़्यादा है वैल्यू वो ज़्यादा डेंस है, जिसका कम वैल्यू है वो डेंस कम है, मैंने ऑप्टिकली रेयरर है कंपेयर टू अदर। तो एक रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में हम लोग सीखने के लिए, आगे जानने के लिए एक बेसिक बात सीख लेते हैं। तो स्नेल्स ने, एक साइंटिस्ट का नाम है स्नेल साहब ने कहा कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे गई, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे गई, तो जब भी रे इंसिडेंट होती है पॉइंट पर, तो नॉर्मल के साथ जो भी एंगल ये इंसिडेंट रे बनाती है कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जैसे ही ये रे दूसरे मीडियम में गई, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दो एंगल हुआ। तो स्नेल ने कहा कि फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया, पेयर ऑफ मीडिया, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे मान लो कि इसका हम 1 लिखते हैं, इसका हम 2 लिखते हैं, μ2 बाई μ1, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय दिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन फर्स्ट मीडियम का एंगल बाई सेकेंड मीडियम का एंगल। ऐसे यानी ये लिखाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसके बदले में लिखते हैं दिस इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये स्नेल्स लॉ के बेसिस पर आपने पढ़ा होगा। ये जब आप बेसिक बात जब सीख लेते हैं, जान लेते हैं, ये शायद जानकारी सब बच्चों को 12th में ऑप्टिक्स जब वो पढ़ रहा होता है बच्चा, तो इतना सबको पता होता है। और जब ये वो जान लेते हैं तब हम लोगों को क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सो सुनिए। क्वेश्चन होता है कि जब भी एक कोई सरफेस, आइदर द सरफेस इन शेप ऑफ कॉनकेव, इन शेप ऑफ कॉन्वेक्स, और
ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस कोई भी होगा, किसी एक तरफ अलग मीडियम, दूसरे तरफ अलग मीडियम, एक तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1, दूसरे तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, उस केस में μ2 μ1 इस सरफेस के एक तरफ ऑब्जेक्ट है, उसे रे जा करके इंसिडेंट होती है, फिर उसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इस कर्व का रेडियस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सभी के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ता है। वो रिलेशन आपको एस्टैब्लिश करना पड़ता है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में होता है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन, डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। या तो किसी पर्टिकुलर सरफेस का नाम रहेगा कॉनकेव या कॉन्वेक्स, नहीं तो डायरेक्ट ये हेडिंग रहेगा स्फेरिकल सरफेस। तो आपको कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स दोनों मान करके प्रूव करना होगा। उसी में देख रहे हैं एक सरफेस में लिया हूँ, और इस सरफेस के बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो सरफेस के लिए मैंने समझाया, इसी कॉन्सेप्ट से इसको हम बताने जा रहे हैं। तो आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना होगा μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई u, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाई इमेज डिस्टेंस माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द मीडियम बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रिलेशन आपको इस्टेब्लिश करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन, ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब इसको हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, रिलेशन को, इस फार्मूला को प्रूव करके लाते हैं। देखना बेटा, अब पूरी डिटेल्स को समझने की कोशिश करिएगा। एक स्फेरिकल सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, ये स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, और चूंकि इस साइड से धंसा हुआ है, इसी साइड हमने ऑब्जेक्ट माना है, तो ये सरफेस जो होगा ये कहलाएगा कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो हम लोग का पहला ये एक्सप्रेशन होगा इन कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। देखिएगा, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस का जो मिडिल पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड पोल। इस कर्व का सेंटर है C। इस P और C को जब हम लाइन मिलाएंगे, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट O को रखा गया, द ऑब्जेक्ट लाइक ए पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। यहां से एक रे इंसिडेंट होती है इस स्फेरिकल सरफेस पर, वो पॉइंट को मैंने A मान लिया। ये इंसिडेंट रे जब यहां पहुंची, इस C से एक लाइन आप देख रहे हैं, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ाया हूं। जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां से यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर का लाइन हम ड्रॉ करें, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन ये एक नॉर्मल कहलाता है, ये परपेंडिकुलर होता है वहां पर। तो कंसेप्ट कहता है, इस मीडियम को मैं रेयरर माना हूं, इस साइड में डेंसर माना हूं, तो जैसे ही रे रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल के तरफ बेंड कर गई, रेयर से गई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, जैसे डेंसर में गई नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो वो लग रहा होगा द रिफ्रैक्टेड रे अपीयर टू कमिंग फ्रॉम, ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसा लग रहा होता है कि पीछे से आ रही होती है। इस लाइन को जब मैं पीछे की तरफ मिलाया, तो आ करके प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर वो कट किया। वर्चुअली जिस पॉइंट पर वो रे
कट करते हुए ऐसा आपको फील हो रही होगी। एट दैट पॉइंट अ स्मॉल इमेज विल बी फॉर्म्ड, उस पॉइंट पर एक छोटा सा इमेज बनेगा। तो आई इमेज बन गया। अब क्या किया, एंगल को समझिएगा। ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल की लाइन, दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं आई। ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है नॉर्मल, दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं आर। ये आर का वर्टिकली अपोजिट इधर आर, फिर ए से एक परपेंडिकुलर डाल दिया एस। कुछ एजम्पशंस, ओ पॉइंट पर जो एंगल है उसको मैं अल्फा माना हूं, आई पॉइंट पर जो एंगल है उसको बीटा माना हूं, सी पॉइंट पर जो एंगल है उसको गामा माना हूं। अल्फा, बीटा, गामा, आई, आर, ये सब सारे डायग्राम में बेसिक इंफॉर्मेशन है जो रिफ्रैक्शन के प्रोसेस से उस सारे इंफॉर्मेशन को डायग्राम में मेंशन कर देना चाहिए। उसके आगे अब सुनो, डेरिवेशन करने की प्रोसेस में आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा ए, ओ एंड सी। ए ओ सी ट्रायंगल में आप देखोगे कि ये एंगल आई, ये एंगल अल्फा, उसका एक एक्सटीरियर एंगल है गामा। तो ज्योमेट्री क्या कहता है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल। यानी किसी ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल उसके अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ दैट वी कैन राइट गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा। यहां से आई निकाल दिया गया। फिर से इन ट्रायंगल ए आई सी गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, यहां से आर निकाल गया, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। इस डायग्राम से आई और आर अल्फा गामा बीटा गामा के फॉर्म में निकाल लिया गया। इसके बाद अभी मैं कुछ देर पहले स्नेल्स लॉ समझाया था। स्नेल्स लॉ में मैंने समझाया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2/1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, फर्स्ट मीडियम का एंगल का साइन बाई सेकेंड मीडियम का एंगल का साइन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट मीडियम ऊपर है तो फर्स्ट मीडियम का एंगल, सेकेंड मीडियम नीचे है सेकेंड मीडियम का एंगल लिखते हैं। ये स्नेल्स लॉ को हम लोग कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इसको लिखा तो मैं फिर यहाँ लिखा हूँ, क्योंकि सारे चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं ना, तो ऑप्टिक्स में इस सभी एंगल को इस बहुत स्मॉल मान के लिखा जाता है, बहुत छोटा मान के लिखा जाता है। तो फॉर ए स्मॉल एंगल ऑफ आई एंड आर, मान लेते हैं कि आई और आर बहुत ही छोटा है, तो साइन आई अप्रॉक्स आई साइन आर अप्रॉक्स। एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स में एंगल का वैल्यू बहुत छोटा हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, तो साइन में इसका वैल्यू या खुद उसका अपना वैल्यू जो रेडियन में हम लिखते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है। तो उसी के बेसिस पर यदि आई और आर इक्वल है, साइन आई अपॉन साइन आई के इक्वल आर के इक्वल, तो μ2 बाई μ1 आई अपॉन आर लिखा सकता है। इसको क्रॉस करने के बाद आई μ1 आर μ2 यहां लिखा सकता है। ये हो गया। आई और आर ऑलरेडी यहां निकाला जा चुका है, तो आई को आई के जगह पर, आर को आर के जगह पर यहां लिख दिया गया, लिखा गया पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर, देन आई को यहां पुट किया गया, आर को यहां पुट कर दिया गया। फिर इसको सॉल्व करा, मैंने ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट खोलने के बाद ये मिला, मिलने के बाद गामा को एक तरफ और अल्फा बीटा को एक तरफ, गामा को एक तरफ अल्फा बीटा को एक तरफ लिखा, तो एक ये रिलेशन मिला। इस रिलेशन को मैं इक्वेशन 4 मान लिया। लेट दिस इज इक्वेशन 4 मान लिया। अब यहां से देखिएगा, आप समझिएगा डायग्राम पे, ये जो डायग्राम बना हुआ है उसमें अल्फा बीटा गामा, यहां से यदि एक परपेंडिकुलर डाल दिया तो ए ओ एस का एक एंगल अल्फा है, ए आई एस का एक एंगल बीटा है,
ACS का एक एंगल गामा है। तो लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू AS परपेंडिकुलर बाई बेस, tan बीटा लिख सकते हैं AS बाई IS, और tan गामा लिख सकते हैं AS बाई CS। आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें यहाँ पर tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा लिखा हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन साइन के लिए कहा कि फॉर ए स्मॉल एंगल ऑफ sin I and sin R approximately equal to I and R, similarly for tan, for a small angle tan alpha approx alpha, tan beta approx beta and tan gamma। ट्रिग्नोमेट्री में आप समझेंगे तो जो कंसेप्ट वैल्यू जैसे जैसे इसे साइन में एंगल का वैल्यू घटता है तो साइन में घटता है, वैसे ही एंगल के वैल्यू घटने से tan में भी वैल्यू घटता है, एक तरह का रिलेशन होता है। इसलिए tan अल्फा को भी अप्रॉक्स अल्फा फॉर ए स्मॉल एंगल के लिए, tan बीटा को बीटा, tan गामा को गामा। जब ऐसा लिखा तो देखो अल्फा इक्वल टू एस बाई ओ एस, एस ओ से एस का डिस्टेंस, ओ से एस का डिस्टेंस चूंकि एस अप्रॉक्सीमेटली पी के करीब है, एस जो है पी के बहुत ही क्लोज है, इसलिए O से S का डिस्टेंस O से P के बराबर माना जाएगा। और O से P ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो देख सकते हैं AS बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखा गया है। एंड पॉइंट नंबर 2, जिधर से रे जा रही होती है उसके रिवर्स में चलने पर माइनस लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जिधर से इंसिडेंट रे जा रही होती है उसके उल्टा चलने पर माइनस, और जिधर ये रे जा रही है उसी के डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे तो प्लस लिखते हैं। तो जब ये रे इधर से जा रही थी, हम सारे डिस्टेंस इधर ले रहे हैं, ऑल साइन टेकन एज नेगेटिव, इसलिए यू का नेगेटिव। आई से एस का डिस्टेंस इमेज है, इसलिए यू भी विथ नेगेटिव साइन। सी से एस का डिस्टेंस आर है, रेडियस के बराबर है, बट अपोजिट है इसलिए नेगेटिव। इस सभी को मैं उसके इंफॉर्मेशन को यहां लिखा। अब अल्फा बीटा गामा लिख दिया, तो यहां पर आप देखिए, आपने देखा हो लिखा है मैंने, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद बीटा म्यू 2 माइनस अल्फा म्यू 1 गामा म्यू 2 माइनस म्यू 1, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू यहां पर पुट करना है। देखिए बीटा यहां पर है तो बीटा के जगह पर बीटा एस बाई माइनस बी, यहां पे अल्फा है, अल्फा के जगह पर एस बाई माइनस यू, एस बाई माइनस यू लिखा हुआ है। गामा के जगह पर एस बाई माइनस आर, जो जहां है उसके जगह को मैंने दे दिया। माइनस यहां माइनस, यहां माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, एस यहां से कॉमन लिया माइनस के साथ, तो यहां बचेगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस था तो माइनस बचेगा। इसमें से नेगेटिव के साथ एस को बाहर निकाला तो एस एस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, देखिए क्या बचा, म्यू 2 बाई भी माइनस म्यू 1 बाई यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। ये रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इतना अच्छा रिलेशन है कि इस रिलेशन को हम लोगों को कई जगह फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, हम लोगों को बहुत जगह यूज करेगी। तो इस रिलेशन को आप याद रखिएगा, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लिख सकते हैं। यदि ये मीडियम मान लो, ये मीडियम मान लो कि फर्स्ट मीडियम, ये रेयर मीडियम एयर मान लेते, तब क्या होता, मैं इसको लिख रहा हूं फिर से, तब तक इसको नोट करिए। अब देखिए, आप जब इसको लिख लिए तो मैं कह रहा था कि ये फर्स्ट मीडियम, इस साइड के मीडियम को मान लो कि मैं एयर मान लेता हूं, एयर यहां लिख देता हूं, लेट फर्स्ट मीडियम बी एयर। फर्स्ट मीडियम को एयर माना, जैसे ही फर्स्ट मीडियम को एयर माना तो म्यू 1 हो जाएगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माना जाता है, तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब म्यू 2 की जगह पर हम एक म्यू मान लेंगे, क्योंकि फर्स्ट मीडियम मेरा जो 1 आ ही गया तो सेकेंड मीडियम को, देयरफॉर
द above equation can be written as क्या लिख सकते हैं भाई, μ2 के जगह पर म्यू बाई भी, μ1 के जगह पर 1 बाई यू, ये हो गया म्यू माइनस 1 बाई आर, ये रिलेशन हो सकता है। तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। इसी को इक्वेशन नंबर 6 लिख देता हूं। इस पूरी प्रोसेस को समझने में एक इक्वेशन अल्फा बीटा का शुरू में मिला, थर्ड इक्वेशन आई आर म्यू1 म्यू2 के साथ मिला, फोर्थ इक्वेशन अल्फा बीटा गामा और म्यू के साथ मिला। इस सबको सॉल्व करने के बाद फिर फिफ्थ इक्वेशन यू भी म्यू1 म्यू2 आर के साथ मिला, और मीडियम को यदि हम फर्स्ट मीडियम को एयर मान लें, सेकंड मीडियम को हम एक डेंसर मान लें, तब जाकर के एक रिलेशन ये भी मिला। कभी कभी एग्जाम में ऐसा लिख देता है कि इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, जैसे कहा फर्स्ट मीडियम कंसिडर्ड एज एयर, तो यहाँ से यहाँ लिखने के बाद इसको भी लिख देनी चाहिए। ओके, तो इसको कंप्लीट करिए। कंप्लीट क्वेश्चन हुआ एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस का। अब ठीक ऐसे ही ये जो मैंने समझाया था वो समझाया था कॉनकेव सरफेस का। अब आपके सामने एक कॉन्वेक्स सरफेस बनाया है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब देख पा रहे होंगे कि ये एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। जिस साइड आप जिस साइड ऑब्जेक्ट को रख रहे हो उस साइड ये बल्गिंग सरफेस है, उठा हुआ सरफेस है। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को मैंने पॉइंट साइज को कंसिडर करा, जैसे वहां कंसिडर करा था, और इस मीडियम को फिर मैं रेयरर मान लिया। रेयरर जब माना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 माना, इस साइड के मीडियम को डेंसर माना। रे जैसे ही जाकर के ए पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, इस कर्व के सेंटर से उस पॉइंट को मैंने मिलाया और आगे बढ़ाया। दिस लाइन बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल, एक नॉर्मल जैसा बिहेव करेगा। जैसे रे रेयरर से डेंसर में गई तो नॉर्मल की ओर मुड़ गई, नॉर्मल की ओर ऐसे रास्ते जा रही थी, अब इधर मुड़ गई और जाकर प्रिंसिपल एक्सिस पर एक जगह कट करी जहां पर इसका इमेज का फॉर्मेशन हुआ होगा आई। फिर नॉर्मल और आई के बीच का एंगल, नॉर्मल इंसिडेंट के बीच का एंगल आई, रिफ्रैक्शन और ये नॉर्मल के बीच का एंगल आर। पहले जैसा ओ के जगह पर अल्फा, आई के जगह पर बीटा एंड सी के जगह पर गामा मैंने बनाया है। जब इसको बनाया, और आप ध्यान रखेंगे जैसे वहां मैंने आपको समझाया था कुछ देर पहले, अल्फा बीटा गामा को निकालने के लिए, तो यहां आप देखेंगे बेटा एक ट्रायंगल को सोचिए, ट्रायंगल को सोचिएगा तो आसान। ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी इसमें जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल आई है, जो अल्फा प्लस गामा के इक्वल होगा। आप देख पा रहे हो, दिस इज एक्सटीरियर एंगल जो अल्फा और गामा के बराबर होगा। यहां आई हो गया। इन ट्रायंगल ए सी आई गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, यहां से आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, यहां से आर निकल गया। आई और आर निकाल दिए, और सारी चीजें जैसे पहले मैं आपको समझाया हूं, लाइन बाय लाइन आप करते जाएंगे। जैसे मैं समझाया हूं, यहां पर आई के जगह पर इसको उठा के पुट करिए, आर के जगह पर इसको उठा के पुट करिए, क्रॉस करके एक इक्वेशन लाइएगा। इक्वेशन लाने के बाद फिर tan अल्फा tan बीटा tan गामा लिखिएगा। अंतर मात्र इतना ही है कि ऑब्जेक्ट की रे इधर से जा रही होगी, यू का साइन निगेटिव होगा
आर और भी उस साइड है उसका साइन पॉजिटिव होगा। ऐसे ही पुट करके सबको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका भी एक रिलेशन ऐसे ही मिलेगा जैसे मैं पहले निकाला हूं। इसलिए पूरे को कंप्लीट करिएगा। दोनों में से कोई एग्जाम में आता है या तो दोनों आता है, न तो कोई एक नाम लिखा होगा। कॉन्केव कहेगा तो पहले वाला, कॉन्वेक्स कहेगा तो अभी वाला, केवल स्फेरिकल कहेगा तो दोनों को आप प्रूफ कर दीजिएगा। आप एक कंप्लीट क्वेश्चन आपका हो गया। आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा।